हेलो एमर्स, आज हम लोग मोशन में आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया के बारे में समझ लिया था, है ना। तो इनर्शिया क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि इनर्शिया जो होती है वो एक सब्सटेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है भाई, अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये प्रॉपर्टी है लालच का, तो इसका मतलब वो उसके अंदर क्या करता है, और हर जगह जहाँ भी रहेगा वो लालच दिखाएगा। वो चाहेगा कि हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको ये चीज़ मिल जाए। चोरी करने की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होगा, हर जगह किसी चीज़ को अगर उसको मिलने वाला भी रहेगा तो पहले वो चोरी करेगा, ठीक है ना। नेचर बन जाता है। वैसे ही अगर किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है तो इसका अर्थ क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी का अर्थ है कि वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमेशा विरोध करेगा, विरोध या अपोज करेगा। किसका? फोर्स का। सिंपल बात समझो तो फोर्स का। फोर्स का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट या नेचुरल स्टेट बोलता हूँ मैं, उसी की जब मैंने क्या बोल दिया, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब जो उसकी स्टेट अभी इस समय दिखाई दे रही है। फिजिकल जहाँ पे लग गया इसका मतलब दिखाई देने वाला। तो अभी फिलहाल में कोई ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है कि अभी रुका हुआ है, तो रुके हुए स्टेट में है और उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या करेगा वो, उस फोर्स का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का काम ही क्या होता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी चेंज करवाता है फिजिकल स्टेट का। तो इसी का विरोध कौन करेगा, वो ऑब्जेक्ट। और क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी में ये हम लोगों ने देखा है ना। आपने ये भी देखा है कि जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के, यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान उसके अंदर उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। और अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, और जड़त्व ज्यादा होगा तो उसका मतलब जब भी हम बल लगाएंगे तो उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, विरोध करने के लिए दिखाई देगा। यानी हमको दिखाई देगा कि वो ऑब्जेक्ट ज्यादा ही विरोध कर रहा है। अच्छा, और हमने ये भी समझा था कि जो जड़त्व होता है उसकी कोई फिजिकल क्या बोलते हैं, जड़त्व जो होता है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब हम इसको मीजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कैन नॉट मीजर, वी कैन नॉट मीजर, तो हम इसको मीजर नहीं कर सकते। भले ही क्यों, भले ही ये द्रव्यमान के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम इसको मीजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। और अगर हम जिसको माप नहीं सकते, किस में, नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं ना होगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सर क्यों? आखिर चूंकि द्रव्यमान जो है फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये इस द्रव्यमान के थ्रू इसके अंदर फील लाया जा सकता है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके अंदर जड़त्व ज्यादा है, लेकिन हम द्रव्यमान की तरह इसको माप नहीं सकते। हाँ, जड़त्व को हम क्या कर सकते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, तो ये रिलेटिव है। सिंपल बात समझ लो, ये रिलेटिव होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका मास है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी और इसका मास है m2। दो ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये कहूंगा कि जो m1 का ऑब्जेक्ट है, सर ए वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है किससे, m2 से। तो इसका मतलब m1 के अंदर इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा m2 से, ठीक है। अगर m1 बड़ा है m2 से तो इसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया भी क्या होगा, तब ज्यादा होगा किससे, m2 वाली यानी बी वाले ऑब्जेक्ट से, है ना। सिंपल मतलब है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन मान लो सिंगल एक ऑब्जेक्ट दे दिया हमारे पास और कहा कि ये बताइए अब बताइए इनर्शिया, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर जो इनर्शिया है वो ज्यादा है या कम है, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे, बिना कंपैरिजन करते तो नहीं बता सकते कि ज्यादा है या कम है। ज्यादा या कम होने के लिए हमको दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, उससे कंपेयर करेंगे कि उसके अंदर का जो इनर्शिया और इसके अंदर का इनर्शिया कैसा है, उसके अंदर कितना और इसके अंदर कितना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतनी बातें आप लोगों ने पहले भी समझी हुई है और इसी को हमने आपको आज भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ये क्या करता है, चेंज
का विरोध करता है। कौन से चेंज? फिजिकल स्टेट के। तो फिजिकल स्टेट अगर देखा जाए तो नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं? तो दो ही टाइप के होते हैं। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमको दो ही स्टेट में तो नजर आएंगे, या तो वो रेस्ट में होगा या तो मोशन कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो इनर्शिया होगा वो दो ही लोगों का विरोध कर रहा होगा, या तो रेस्ट का यानी रेस्ट वाले में, और या तो मोशन वाले में, है ना। अब मोशन वाले में भी दो स्थितियां होती है भैया, मोशन वाले में भी दो स्थितियां होती है। मोशन दो तरीके से चेंज होता है, या तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन करना ही चाहेगा, मतलब वो चाहेगा कि हमेशा वो कौन सा मोशन करते रहे? यूनिफॉर्म मोशन करते रहे। अगर उसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाया जा रहा है तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि वो जिस यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ऑलवेज कौन सा मोशन करते रहे? यूनिफॉर्म मोशन करते रहे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमने बहुत सारे मोशन उसमें यूनिफॉर्म क्यों लिया? यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पे मोशन में चेंज नहीं आ रहा है उसी को तो बोलते हैं, और चेंज आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऑब्जेक्ट यदि आप देखिए पढ़ा है, गैलीलियो साहब ने बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो तब तक करते रहेगा जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, वो मोशन करते ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास स्वतंत्रता होती है, तो इसका नेचुरल स्टेट होता है। उसी तरीके से दूसरा और कहाँ से परिवर्तित होता है मोशन? तो होता है डायरेक्शन से। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में चल रहा है, अचानक से उसकी दिशा में परिवर्तन ला दिया जाए, इसका मतलब वहां से क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ से सीधा स्पष्ट है कि उसकी दिशा के साथ परिवर्तन का मतलब है क्या? उसके स्पीड में भी क्या आ जाएगा? चेंज। यानी उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। स्पीड में चेंज का मतलब हो गया ना, है ना। आप खुद सोचिए कि आप जब मोड़ आता है तो आपकी स्पीड स्लो या फास्ट हो जाती है? नहीं आती है, हो जाती है ना। इसका मतलब आप जो ही ऑब्जेक्ट की स्पीड में मतलब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपकी स्पीड में क्या आ जाता है? चेंज। और अगर आपकी स्पीड में चेंज आ रहा है तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहे हैं। आप तब किस मोशन में चले गए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हुई है? चेंज। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कारण क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन आएगा तो 100% ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा होगा? अलग से कोई फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स ने आपकी पोजीशन को जो आप जैसा मतलब पहले था उसके अंदर क्या ला दिया? चेंज। तो या तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो या तो यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो रहा है तो, या तो रेस्ट वाला चेंज होगा तो, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा? ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगा, और अगर वो एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, है ना। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर तीन तरीके का इनर्शिया होगा। पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर वो रुका होगा तो रुके रहना चाहेगा। फोर्स आएगा तो ये पूरी पावर से क्या करेगा? उसका सामना करके ये कहेगा कि हम नहीं चलेंगे, ये रेस्ट वाली प्रॉपर्टी। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मोशन कर रहा है, सिंपल यहाँ से लिख सकता हूँ ना, मोशन। इसका मतलब इसके पास दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन कर रहा है तो ऑलवेज मोशन करते ही रहेगा, यानी उसके अंदर वो चेंज नहीं आने देगा, ठीक है। और दूसरा होगा, तीसरे नंबर पे आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में चल रहा है वो उसी दिशा में चलना चाहेगा। जब आप उसकी दिशा बदलोगे तो फिर से वो क्या करेगा? विरोध करेगा, क्योंकि जानता है अगर दिशा बदल जाएगी तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहां से फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की दिशा भी बदलना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट अपनी दिशा बदलना नहीं चाहेगा। मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा, वो क्या नहीं चाहेगा कि रुके, ठीक है। और अगर वो रुका हुआ है तो हमेशा ये चाहेगा कि वो चलता रहे। सर रुका हुआ तो हमेशा चाहेगा कि वो रुका हुआ रहे, चले ना, ठीक है ना। दैट इज इनर्शिया, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में इसी को बोल देते हैं विराम का जड़त्व। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम। तो विराम का जड़त्व, यहाँ पे गति का जड़त्व, और यहाँ पे दिशा का जड़त्व। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से हमको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं वो बहुत ही इजी और बहुत आसान है, आप लोगों ने जीवन काल में अपने देखा ही होगा। सबसे पहला आप लीजिए, चलती हुई बस, सॉरी रुकी हुई बस, रुकी हुई बस का अचानक से चलना।
अचानक से चलना। आप क्या कर रहे हैं, आप गए बस स्टैंड पे, बस में मतलब जाके बैठे, उसके बाद बस स्टैंड पे तो अभी बस रुकी होती है ना। फिर उसके बाद बस स्टैंड से जब बस निकली जाने के लिए, तो वो क्या किया, ड्राइवर ने स्टार्ट किया गाड़ी, और अचानक से क्या हुई, चलने लगी। ठीक है ना, अचानक से क्या हुई, चलने लगी, और आप चुपचाप कंफर्टेबल जोन में चुपचाप रुके थे। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, अगर आप चुपचाप बैठे हुए तो आपकी बॉडी किस में चली गई है, रेस्ट में, यानी पूरी की पूरी मतलब रुके हुए ना, बस में चुपचाप बैठे, इसका मतलब आप क्या है, रुके हुए हैं। अब अगर आप रुके हुए हैं तो रेस्ट में है। ठीक, अब बस अचानक से क्या करना स्टार्ट की, चलने लगी। तो जब बस अचानक से चलने लगेगी तो बस कहाँ जाएगी, आगे। बस कहाँ जाएगी, आगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पे हैं फिलहाल में, आप यहाँ पे हैं फिलहाल में, चुपचाप रुके हुए हैं। ठीक है, अब अचानक से बस क्या करेगी, आगे जाना स्टार्ट की। जो ही बस आगे जाना स्टार्ट की तो आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो आप चाहेंगे जाना, नहीं। आप जानते हैं कि जब आप वहाँ पे उस पोजीशन पे देखेंगे अपने आप को, जो ही बस चलना स्टार्ट होगा तो ही आपको एक झटका लगेगा, और वो झटका कहाँ की ओर लगेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन अचानक से जब बस चलने लगी तो आपका ये पीछे नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से कमर के साइड वाला पोर्शन, वो क्या हो जाएगा, वो मोशन में जा रहा है ना। कमर से नीचे का पोर्शन किस में चला गया, मोशन में, और उससे कमर से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन है। तो ये जब आगे जाएगा, कमर वाला पोर्शन आगे जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मोशन लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि बस पे मेरा पैर है ना, तो वो आगे की ओर जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली जो बॉडी है, लेकिन इस वाली बॉडी को पता नहीं चलेगा, इस वाली बॉडी को तो पता ही नहीं चलेगा। तो जब ये आगे जाएगा तो मजबूरन ये जाएगा, लेकिन ये अपने आप को हमेशा चाहेगा कहाँ रखे, जहाँ पे हम थे। तो इसीलिए क्या होता है, देखते हैं तुरंत, और तुरंत का तुरंत ये क्या करता है, झटका मारता है। जो ही आगे बढ़ता है बस, तो ही हम कहाँ की ओर झटकाते हैं, पीछे की ओर। आई बात समझ में, याद रखिए, जो ही आप गाड़ी इधर चलाओगे तो इधर की ओर क्या होगा, आपको झटका लगेगा पीछे की ओर 100%। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, तो वो हमेशा क्या चाहेगी, रेस्ट में रहे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। इनर्शिया ये चाहती है कि हम जहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं तो यहीं पे रहें। बस आगे बढ़ रही है तो उससे हमको लगना तो नहीं, हम चाहिए कि हम यहीं पे रहें, तो इसीलिए उसको क्या कर रही है, वो विरोध। अब विरोध किधर की ओर करेगी, पीछे की ओर करेगी ना। आप इधर खींच रहे हैं, आगे खींच रहे हैं, तो बस किधर की ओर जाएगी, पीछे की ओर। समझ में आई बात, हमेशा उल्टा करेगी। अच्छा, ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे जाइए। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा होगा कि कार्डबोर्ड होता है ना, कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड पर जो रखा सिक्का होता है, कार्डबोर्ड पर रखा सिक्का, आप लोगों ने कभी देखा होगा एग्जाम्पल में या कहीं भी, तो क्या होता है, एक ग्लास लिया जाता है, उस ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा जाता है, और कार्डबोर्ड पे क्या रख दिया जाता है, सिक्का। ठीक है, यानी कार्डबोर्ड होता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ग्लास होता है, यहाँ पे ग्लास, और ग्लास के ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड रखा जाता है, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या लग दिया जाता है, सिक्का। ठीक है, अब होता क्या है कि आप क्या करेंगे, इस सिक्के को रखे हुए हैं, तो आपको ही पता है सिक्का किस में है, रेस्ट में, चुपचाप रुका होगा, ग्लास के ऊपर ऐसे चुपचाप रुका होगा। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या लगा होगा, कार्डबोर्ड। अरे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, कोई प्लेन वाला पेपर दीजिएगा। चलिए रुकिए, इससे तो हो चुका है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, ऐसे ही मान लीजिए कार्डबोर्ड तो मेरे पास नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे ही मान लीजिए, देख लीजिए, ऐसे है, एक ग्लास है, ग्लास के नीचे क्या है, ग्लास के नीचे, सॉरी, ग्लास के ऊपर है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पे क्या रखा जाएगा, सिक्का। यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सिक्का। अब करते क्या हम लोग करते ये हैं कि सिक्का जो है होगा यहाँ पे रुका होगा, ऐसे ही रेस्ट पे होगा, रेस्ट में होगा। भाई सिक्का जब यहाँ पे हम रखेंगे तो किस में होगा, वो रेस्ट में होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाएंगे जब, तो कार्डबोर्ड के ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो बहुत क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, फास्ट होना, और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने से क्या होगा, देखो, स्लो नहीं होना चाहिए कहीं भी। बस अगर स्लो चलती तो आपके ऊपर इनर्शिया नहीं आता, ये भी दिमाग में रखिएगा। मैं भी जस्ट बता दे रहा हूँ कि अगर बस एकदम धीरे 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 स्टार्ट करेगी तो आपको झटका लगेगा नहीं, अचानक से जब चलेगी तभी झटका लगेगा। अभी वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ये फिलहाल में समझिए। यहाँ पे क्या होगा कि जब कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा, और उसके बाद क्या कर रहे हो, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे जब मारोगे, ऐसे मारोगे जब इसको,
तो ये जो सिक्का है वो कार्डबोर्ड तो चला गया, लेकिन वो जो सिक्का होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। समझ आई बात? वो सिक्का कहीं और नहीं जाएगा, वो सिक्का वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ग्लास नीचे खाली है ना तो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? तो इसका कारण क्या है? इसका सिंपल कारण है भाई, कार्डबोर्ड को आपने मोशन में कर दिया, लेकिन सिक्के को नहीं। सिक्के को क्या पता कि क्या हो रहा है, सिक्के को क्या रहना है, रेस्ट में रहना, तो हमेशा क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो जब आपने कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया तो कार्डबोर्ड तो चला गया, लेकिन सिक्का वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है किसकी? इनर्शिया की। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, उसके साथ तो कांटेक्ट में था ना वो कार्डबोर्ड के। हाँ बिल्कुल था कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में, लेकिन जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो कार्डबोर्ड पे अप्लाई किया है ना। तो इसी कारण जो है कार्डबोर्ड केवल मोशन किया, और इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण सिक्का वहीं के वहीं रुक गया। ठीक है ना। तो कार्डबोर्ड पर जब सिक्का रखेंगे तो आपको क्या फील होगा, अब समझ में आ गया। लेकिन कार्डबोर्ड पे भी कैसा फोर्स होना चाहिए आपका? स्ट्रांग फोर्स होना चाहिए। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही कि अगर मान लीजिए आप चादर ले रहे हैं, एक चादर आ रही है, मतलब कोई भी चादर नॉर्मली ले रहे हैं, चादर ले रहे हैं, या जिससे सिंपल क्या बोल सकते हैं उसको, एक कोई भी कपड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कपड़े को क्या करिए, मेज के ऊपर ऐसे बिछा दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर कोई सामान रख दीजिए। कोई सामान दैट मीन्स मान लीजिए आप पानी से भरा हुआ ग्लास रख दिए, ठीक है, पानी से भरा हुआ ग्लास। अब उसके बाद क्या करिए आप, उस मेज के ऊपर चादर, जैसे कि यहाँ पे कार्डबोर्ड वाला सिस्टम था, जहाँ पे ग्लास था, ग्लास के यहाँ पे मेज है, मेज के ऊपर चादर है, और चादर के ऊपर आपने पानी वाला ग्लास रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप खूब तेजी से क्विक तरीके से क्या करिए, उस चादर को क्या करिए, खींच दीजिए, या उस कपड़े को क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि वो कपड़ा तो आ जाएगा, लेकिन वो जो ग्लास होता है पानी का भरा हुआ, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर से वही बात कि आपने किसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने किसको मोशन में ला दिया, आपने चादर को मोशन में लाया, जो कपड़ा था उसको मोशन में लाया, लेकिन उसके ऊपर रखी हुई जो ग्लास मतलब रखा हुआ जो ग्लास था उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि वो रेस्ट में था, उसके अंदर इनर्शिया भरा हुआ था, तो वो इनर्शिया के कारण जैसे था वैसे ही रह गया। लेकिन चादर के ऊपर फोर्स लगने के कारण वो क्या कर गया, मोशन में चला गया। लेकिन यहाँ भी फोर्स कैसा होना चाहिए, तगड़ा। नहीं तो अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे तो आप जानते हैं धीरे धीरे खींचने का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे खींचने ग्लास के ऊपर भी वो फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि ग्लास किसके ऊपर रखी है, उस कपड़े के ऊपर। तो धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे ट्रांसफर होगा उसके अंदर। और अगर अचानक से करेंगे तो ग्लास को पता भी नहीं चलेगा कि फोर्स नीचे लगा है, आइए समझ में, और अचानक से कपड़ा निकल जाएगा और इनर्शिया की प्रॉपर्टी कारण वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है। तो एग्जांपल में बता रहा हूँ कि देखो यार यहाँ पे ऐसा किया जाता है तो वो चीजें नहीं मूव करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेज पर रखा हुआ ग्लास। ठीक है, मेज पर रखा हुआ ग्लास। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे, आगे और इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। ये तो दो एग्जांपल हम लोगों ने देखे। वैसे ही आप कभी कभी देखते हैं कंबल, कंबल देखते हैं तो कंबल में भरा हुआ धूल, कंबल में देखते हैं ना, कंबल जो होता है उसके अंदर धूल होता है कि नहीं होता है, धूल के डस्ट के पार्टिकल होते हैं। अब होता क्या है कि आप कभी कंबल लीजिएगा और कंबल को क्या करिएगा, खूब तेजी से ऐसे क्या करिए, खूब तेजी से ऐसे झाड़िए, ऐसे नीचे की ओर क्या करिए, पटकिए। जब आप पटकेंगे या ऐसे झाड़ेंगे तो क्या होगा, इससे होगा ये कि जो कंबल के अंदर के जो पार्टिकल है, समझना ध्यान से, वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और कंबल कहाँ चला जाएगा, नीचे। कारण समझिए क्या हुआ, आपने कंबल को यहाँ पे लाया, ऐसे लाए, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे कर दिए, तो धूल के पार्टिकल को कहाँ पता था, धूल के पार्टिकल को पता था कि यहाँ पे रहना है ना। लेकिन अचानक से आपने फोर्स लगाया तो फोर्स किसके ऊपर लगाया, चादर पे, चादर कह रहा हूँ कंबल पे, तो कंबल पे लगाया तो कंबल तो चला गया, लेकिन धूल के पार्टिकल कहाँ चले आए, बाहर। उनको लगा कि यहाँ पे रहना है, इस पोजीशन पे रहना है, आइए समझ में। ऐसे ही, या आप क्या करिए, डंडा ले लीजिए और डंडे से फिर उस कंबल के ऊपर मारिए। तो बहुत जब क्विक फोर्स आप लगाते हो, क्विक फोर्स लगाने से क्या होगा, मान लीजिए ये कंबल है, ऐसे ऐसे इतना मोटा कंबल है, अब इसके ऊपर आप ऐसे डंडे से मार रहे हो, तो डंडे से मारोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे दबेगा कि नहीं दबेगा, दबेगा। लेकिन दबने से क्या होगा, उसके पहले समझिए धूल के पार्टिकल कहाँ थे, यहाँ पे थे कि नहीं थे, यहाँ पे थे। आपने जब फोर्स लगा के मारा डंडे से तो कंबल कहाँ गया, नीचे, लेकिन उसके धूल के पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे, ऊपर।
है समझ में। अब आप सोचिए कि आप इस कंबल को ले रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसके अंदर से धूल के कण निकलेंगे नहीं। ये भी जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, झाड़ने वाला प्रोसीजर, वो भी क्या होना चाहिए, क्विक और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कंबल में जो होता है धूल, वो भी क्या होता है, वो भी एग्जाम्पल शो कर रहा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि धूल के पार्टिकल क्यों निकल जाते हैं, इसका रीजन है कि धूल के पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो चुपचाप देखते हैं कि हमको यहीं पे रहना, वो नहीं चाहते हैं मोशन करना, नहीं तो वो भी चद्दर के साथ क्या कर जाते हैं, मोशन कर जाते हैं। लेकिन मोशन वो नहीं करते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो ऊपर चले आते हैं, वो चुपचाप इसी पोजीशन पे रुक जाते हैं। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसके और एग्जाम्पल में आप जानते हो कि एक शीशा होता है। चलो एक देखो शीशा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक शीशा है, ठीक है, शीशा मतलब ग्लास, एकदम सिंपल समझो, बड़ा सा शीशा है, ग्लास है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप पहले बार बुलेट से फायर कर रहे हो इस शीशे के अंदर, बुलेट से। ठीक है, तो जब आप बुलेट से फायर करोगे तो क्या होगा कि शीशे के अंदर मात्र बुलेट जितना होल होगा और चला जाएगा। हाँ, दूसरा, जब आप यहाँ पे देखोगे इसी के जगह पे अब एक पत्थर लेके मार रहे हो, ध्यान देना, यहाँ पे बुलेट मारा पहली बार में, या दूसरी जगह पे पत्थर मार रहे हो, तो पत्थर जब मारेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया, है ना, पूरा का पूरा शीशा क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। अब जब पूरा का पूरा शीशा जो है चकनाचूर हो गया, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जबकि एक छोटी सी गोली मारी तो उससे क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, केवल उतना ही होल हुआ जितना बुलेट की साइज थी। लेकिन पत्थर मारे तो पूरा पूरा शीशे में टूट गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुलेट वाले में क्या हुआ कि बुलेट की स्पीड इतनी भयंकर थी, कि क्या हुआ कि जब वो गया तो जितने लोगों से टकराया उनको केवल मोशन में किया, अगल बगल वाले पार्टिकल को पता भी नहीं चल पाया कि यहाँ से कोई गया है, यानी किसी ने फोर्स लगाया है। क्यों, क्योंकि बुलेट की कांटेक्ट टाइमिंग, मतलब बुलेट की शीशे से कांटेक्ट वाली जो टाइमिंग है वो बहुत ही क्या थी, कम, इतनी कम थी कि भाई उसके बगल वाले पार्टिकल, यानी शीशे के बगल वाले पार्टिकल्स को पता भी नहीं चला। जितने दूर लगा, जितने दूर बुलेट कांटेक्ट में आया, उतने ही पार्टिकल्स को पता चल पाया, बाकी बगल वाले पार्टिकल्स को पता नहीं चल पाया, क्योंकि कांटेक्ट ऑफ टाइम क्या था, बहुत कम था। ठीक है ना, जबकि पत्थर वाले में क्या होगा भैया, पत्थर जाएगा तो पत्थर उससे टकराएगा और वहां पे जो कांटेक्ट की टाइमिंग रहेगी बुलेट की अपेक्षा क्या रहेगी, ज्यादा। तो बुलेट की अपेक्षा ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा लोगों में क्या कर पाएगी, उस फोर्स को, जो आप फोर्स लगाए हैं पत्थर के थ्रू उस शीशे के ऊपर, वो ज्यादा देर तक क्या होगी, उसके अंदर एग्जर्ट होगी। ठीक है, ज्यादा देर तक होगी। तो मान लो अगर किसी चीज को दबाए हुए हो, सपोज कर लो ये दबाए हुए, तो धीरे धीरे ये फोर्स का जो प्रेशर है वो क्या होगा, पूरे बोर्ड के ऊपर फैले रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा बस दबाओगे तो केवल यहीं पे होगा, देखो, तो क्विक दबाओगे तो यहीं पे ज्यादा होगा, है ना, बाकी को पता भी नहीं चल पाएगा। ये कहने का अर्थ है। क्यों बाकी को नहीं पता चल पाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे जब गोली बुलेट गई है पार करते हुए, तो बुलेट के जाने का मतलब क्या है कि यहाँ के पार्टिकल क्यों नहीं टूटे, यानी यहाँ पे शीशा क्यों नहीं ब्रेक डाउन हुआ इतने दूर का, क्योंकि बाकी जो शीशा का पार्टिकल था वो रेस्ट में था, तो वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, तो वही जाएगा जो कॉन्टेक्ट में आया। ठीक है ना, लेकिन बाकी पार्टिकल क्या रह गए, रेस्ट में, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, तो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट आपने बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ गया। वे आपको बता दे रहा हूँ मैं, सिंपल समझ लीजिएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार फोर्स इतना ज़्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि क्विक रिएक्शन मिलना चाहिए। देखो यार, फोर्स इज इक्वल टू होता है, आप देखोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। आगे जाके देखोगे फोर्स यहीं से निकल के आएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने बस इतना लिखा हुआ है तो इतने में पकड़ना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अगर लिख दिया तुमने, इसका मतलब ये देखो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोमेंटम के ऊपर और टाइम के ऊपर। देखो यार, मोमेंटम अगर बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, जो ऊपर होता है न्यूमरेटर के अंदर उसको अगर बढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आपको पता है, मान लो अगर मैं 3/2 लिखूँ, ठीक है ना, 4/2 लिखूँ, 5/2 लिखूँ, 7/2 लिखूँ, तो आगे देखोगे तो आगे की और जाने पर क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया। यहाँ पे देखोगे 2 हो गया, यहाँ पे देखोगे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2.5, यहाँ पे देखोगे कितना हो गया 3.5। तो बढ़ रहा है ना आगे जाने पर वैल्यू, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ठीक है,
अगले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अगले केस में मैं न्यूमरेटर को ना बढ़ा के, मतलब न्यूमरेटर सेम कर दे रहा हूँ, अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ। तो 3/4, 3/5, 3/6, 3/7। तो क्या हो रहा है, आगे की ओर जाने पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, आगे की ओर जाने पे क्या हो रहा है, छोटा। तो याद रखिए डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो होल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, छोटी। आया समझ में। और अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो होल फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है। अब उल्टा समझो इसका, उल्टा ये समझो कि फोर्स क्या होगा, फोर्स को मोमेंटम बढ़ाने पे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ाने पे फोर्स घटेगा। टाइम बढ़ाने पे फोर्स क्या होगा, घटेगा। टाइम बढ़ाने पे फोर्स क्या होगा। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला कंडीशन है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है लेकिन जरूरी है। देखो यार, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मैंने लिखा, तो यहाँ पे इसका सीधा अर्थ है कि इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। इतना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे हम लोग, उतना ज्यादा क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे सिंगली हो भी यही रहा है ना, यहाँ पे सिंगल हो भी रहा है। देखो जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे तो इसकी कॉन्टेक्ट टाइमिंग क्या है, बहुत कम है, बहुत क्या है, कम है। अब बहुत कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा मात्रा में लगेगा, ज्यादा मात्रा में लगेगा तो उतनी दूर के एरियाज पे क्या कर पाएगा, ये ज्यादा कमांड कर पाएगा, बहुत तेज कमांड करेगा। समझ पा रहे हैं, यानी क्विक चेंज लेके चला आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्टेक्ट टाइमिंग ज्यादा है, तो कॉन्टेक्ट की टाइमिंग क्या है, ज्यादा है, तो कॉन्टेक्ट की टाइमिंग ज्यादा होने से फोर्स तो कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो उतने दूर में क्या कर पा रहा है, फैला पा रहा है। आई बात समझ में, वो ज्यादा दूर तक क्या कर पा रहा है, उसी फोर्स को फैला रहा है। आई बात समझ में। अगर आप फिर से समझो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप किसी को ध्यान से समझो, बड़ा अच्छे से समझना, अगर मान लो आप अपने हाथ की स्पीड लेके आ रहे हो, सपोज कर लो, अरे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं और कहीं से नहीं दूंगा, आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में देखो, क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, ध्यान से समझना, मान लो बॉल आ रही है तो बॉल को आप कैच कर रहे हो, तो बॉल को जब आप कैच कर रहे हो तो सपोज कर लो बॉल आई और क्विक आपने अपना हाथ ऐसे फैलाया और वहीं पे रोक के, हाथ को पीछे नहीं ले जा रहे हो, वहीं पे रोका और तुरंत कैच कर लिया। तो तुरंत कैच करने से जानते हो क्या है, क्या होगा, देखोगे बॉल आएगी आपके हाथों से टकराएगी और तुरंत क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और उस दौरान आपको चोट भी बहुत भयंकर लगेगी। रीजन, क्योंकि उस दौरान जो बॉल का मोमेंटम था, अच्छे से समझिएगा, जब वो आके टकराता है तो इसके दौरान मतलब आप क्विक अगर अपने हाथ को पीछे नहीं ले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट टाइमिंग क्या होगी, बहुत कम होगी, मतलब बहुत कम ही टाइम के लिए बॉल आपके हाथ में रहेगा। फिर से समझो, बॉल आया, कैच आया, तुमने अपने हाथ को ऐसे खोला और तुरंत बॉल आई, तुरंत आपके हाथ से क्या हो गई, टकरा गई, तो कॉन्टेक्ट टाइमिंग क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर इसी हाथ को मैं ऐसे बॉल पकड़ के पीछे लेके जा रहा हूँ तो कुछ देर के लिए बॉल हमारे हाथ में रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसे में पकड़ा और हाथ को कहाँ लेके गया, पीछे, तो कुछ देर तक मेरे हाथ में रहेगी, कुछ देर तक रहेगी, इसका मतलब कॉन्टेक्ट टाइम आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, फोर्स क्या हो जाएगा, कम। लेकिन आपने क्विक पकड़ लिया, हाथ को पीछे नहीं ले गए, तो क्या हो गया, कॉन्टेक्ट टाइम क्या रहेगी, ज्यादा, सॉरी कॉन्टेक्ट टाइम क्या रहेगा, कम, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो आप देखते हैं चोट बहुत तेज लगता है। आप कहीं बॉल आएगा तो आप तुरंत ऐसे पकड़ लीजिएगा, हाथ को पीछे मत ले जाइएगा, हाथ ऐसे ही रखे रहिएगा, तो देखेंगे आप तुरंत बहुत तेज चोट लगेगा। लेकिन अगर आप बॉल को पकड़ के ऐसे पीछे की ओर लेके जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको चोट नहीं लगेगी, बहुत कम लगेगी। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो जितना टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाओगे उतना फोर्स क्या होते जाएगा, कम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे यही किया जा रहा है, ध्यान से समझना। फिर से यहाँ पे मैं एक बात बता दूं फिर से, कि जब भाई आप टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाओगे, चाहे चद्दर वाला है, जैसे मान लो उसको धीरे धीरे करवा रहे हो, धीरे धीरे, तो क्या होगा, वो जितना फोर्स है कम होना भूल जाओ फिलहाल में, वो जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा वो फैलेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बाकी पार्टिकल्स के बीच में फैलेगा। जितना कम रखोगे क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टाइम, वो क्या होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और सिर्फ उसी पे लगेगा और फैल नहीं पाएगा। सिंपल बात तो ये कि फैल नहीं पाएगा, भाई बात समझिए, एक्सटेंड नहीं हो पाएगा पूरे पार्टिकल के पास। क्लियर, इतनी बात याद रखिएगा। तो कंबल में भरा हुआ धूल भी आप लोगों ने समझ लिया, और ये वाला शीशा वाला भी एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना, ग्लास, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस सभी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, पार्टिकल मोशन नहीं कर रहे थे, बगल के पार्टिकल वहीं के वहीं पे रह जा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल को देखते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल को देखा जाए तो पहला एग्जांपल क्या नजर आ रहा है, तो रुकी हुई बस का अचानक से चलने में जो झटका लगता है, वैसे अगर चल रही है कोई बस तो अचानक से रुक जाए, आयो समझ, चलती हुई बस का अचानक से रुकना, अचानक से रुकना, अचानक से दिखते हैं ना कभी कभी गाड़ी चल रही है, अचानक से आगे कोई आ गया तो अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया मतलब आप किस में चले गए, रेस्ट में जाना चाह रहे हो, यानी अपने अंदर चेंज लेके आ रहे हो। तो क्या होगा, देखते हो कभी कभी कि आप चल रहे हो तो आप कैसे चल रहे हो, आप जा रहे हो आगे, आप जा रहे हो आगे, आगे की ओर जा रहे हो, और अचानक से जब ब्रेक लगा तो ब्रेक के कारण इधर की ओर मूवमेंट होगा, यानी आपकी बॉडी को कहा जाएगा कि रुको, इधर ही रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। तो क्या होगा, बॉडी आपकी कैसी थी, बॉडी आपकी आगे जाना चाह रही है, यानी क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर कौन सा पोर्शन चल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी आ चुकी है सर, इनर्शिया की प्रॉपर्टी वो भी मोशन वाली, यानी ऑब्जेक्ट क्या करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा, वो दौड़ के मोशन कर रहा होगा, क्योंकि इसको अभी तक आपने क्या किया, मोशन करवाया ना बॉडी से, तो बॉडी हमेशा किस में चली गई है, बॉडी को आदत आ गई है किस चीज की, मोशन करने की, तो बॉडी मोशन कर रही होगी। अब अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई किया तो इसका मतलब आप पीछे रखना चाहते हो, अब बॉडी लेकिन किस में रहे, किस प्रॉपर्टी को धारण कर चुकी है, इनर्शिया ऑफ मोशन को, तो वो चाहेगी कि हमेशा हम कहाँ करें, क्या करें, मोशन। तो इसका मतलब इसी कारण जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो बॉडी क्विक वहीं पे रुक नहीं जाती है, आपका बॉडी कहाँ पे जाएगी, पहले आगे जाएगी, आगे जाएगी नहीं जाएगी, आपको झटका लगता है, लेकिन किधर की ओर, इस बार आगे की ओर। जब यहाँ पे रेस्ट में थी तो क्या था, झटका लग रहा था, लेकिन किधर की ओर, पीछे की ओर, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत थी पीछे रहने की, मतलब यहीं पे रहने की, और आप कहाँ लेके जा रहे हो, आगे, इसलिए बॉडी कहाँ चली गई, पीछे। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में आप हमेशा बॉडी को आगे लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो कि कहाँ रहना है, पीछे, तो इसीलिए बॉडी हमेशा कहाँ चली जाती है, आगे, ठीक है ना, कुछ देर तक आगे जाएगी, लेकिन भैया ये कमर से हमारा बॉडी ज्वाइंट है, अगर मान लीजिए ज्वाइंट नहीं रहता तो हम फेंका जाते, यानी ये वाला पोर्शन क्या होता है, कमर के ऊपर वाला पोर्शन आगे चला जाता, लेकिन हो नहीं पाता है ना, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी कमर से क्या है, ज्वाइंटेड है, क्लियर, ठीक। तो अचानक से जब रुकती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जाता है किधर की ओर झटका लगता है, इधर आगे की ओर, इधर आगे की ओर, इधर पीछे की ओर, ठीक है। अब दूसरा देखा जाए, दूसरा और भी एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल यहाँ से बन सकते हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से ही बनेंगे, है ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे आप देखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका, जैसे आप क्या कर रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो, वृत्ति गति कर रहे हो। एक बात होता है, अच्छा वृत्ति गति एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वृत्ति गति जब आप कर रहे हो, क्या वृत्ति गति यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या इस मोशन के अंदर हम इनर्शिया की बात कर सकते हैं, यस और नो, सर्कुलर मोशन के अंदर हम इनर्शिया की प्रॉपर्टी को अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, भाई ऑब्जेक्ट वहाँ भी मोशन कर रहा है ना, हाँ या ना, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कर तो रहा है, लेकिन सर वहाँ पे ऑलरेडी फोर्स एग्जिस्ट है, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा होता ऑब्जेक्ट, वहाँ पे कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज वहाँ पे भले वेलोसिटी क्या होती है, नहीं चेंज होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, और ऑलवेज डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसके अंदर क्या लग रहा होता है, उसके अंदर फोर्स आ गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण वहाँ पे फोर्स ऑलरेडी है, तो वहाँ पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं देगी। फिर भी अगर आप क्या कर रहे हो, वृत्ति गति कर रहे हो और अचानक से आप ब्रेक मार दीजिए, जैसे मौत का कुआं वाला पोर्शन है, आप देखे हैं, है ना, वहाँ पे देखिए मौत का कुआं वाला पोर्शन है ना, मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं बाइकर्स, तो उसके अंदर अगर गोल गोल घूम रहे हैं, अब अचानक से वो क्या कहिए, इतनी हाइट पे गए और अचानक से ब्रेक मार दिए, तो उनके पास भी वही सेम फील आएगा, सेम फिनोमेना, कि उनको भी क्या लगेगा, झटका लगेगा, ऐसे में क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, और मोशन करने के दौरान क्या हुआ, उनकी बॉडी मोशन में चली गई, तो वो रोकेंगे तो फिर क्या होगा, पीछे की ओर उनको क्या करेगा, सॉरी आगे की ओर क्या लगेगा, झटका लगेगा। और ऐसा होता है कि कभी कभी आप देखेंगे तो बाइक पर से फेंका जाएंगे सब, अगर बहुत भयंकर झटका लगा तो कहाँ चले जाते हैं, आगे। आप कभी बस वाले में भी तो देखे होंगे, बस में क्या होता है कि अचानक से अगर उसने ब्रेक मार दिया बहुत ज़्यादा स्पीड में,
है समझ में। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी अपने आप क्या हो जाती है, ज़्यादा। भाई मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़ जाता है ना भाई। बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी है 50 की स्पीड में चल रही है। अब आदत हो गई है बॉडी को किस चीज़ की, 50 की स्पीड में चलने की। अब अचानक से आप 0 कर दे रहे हो तो बॉडी को नहीं ना पता है, बॉडी तो किस में चली गई है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो बॉडी हमेशा चाहिए 50 की स्पीड में चलना, तो बॉडी 50 की स्पीड में जा रही है। बॉडी 50 की स्पीड में जाएगी, सीधा मतलब है ब्रेक मारोगे आप फिर भी बॉडी किस में जाएगी, 50 की स्पीड में, तो इसीलिए फेंका जाती है बॉडी। कभी कभी देखते हैं कि बस का शीशा तोड़ के ड्राइवर वो बाहर निकल जाता है। इसलिए कभी कभी आप बस के एकदम जस्ट ड्राइवर के बगल में कोने पे ऐसे स्लिप होता है, वहाँ पे बैठा जाता है तो एकदम आगे वाले को बोल दिया जाता है भैया कि एकदम आगे मत बैठिए, ये तो झटका लगा तो पहले सबसे पहले आप ही जाएंगे, ड्राइवर वो बच जाएगा, आप पहले जाएंगे। क्योंकि ड्राइवर के पास क्या है, स्टेयरिंग है, वो बचा लेगा उसको। भाई इसके आगे स्टेयरिंग है ना, जबकि आपके आगे कुछ नहीं, आप तो तुरंत चले जाएंगे और आप एकदम अवेयर नहीं है, आप तो एकदम बेफिक्र होकर बैठे हैं, आगे का सीन देख रहे हैं। अचानक से झटका लगा तुरंत बाहर, सबसे पहले आप ही जाएंगे। आगे सुनिए, तो ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन की कहानी होती है, ठीक है। ऐसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की भी देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसे मोड़ आ गया, है ना, अचानक से क्या हो गया, मोड़ आ गया। तो जब अचानक से मोड़ आ गया तो बेचारा वो अपनी स्पीड को क्या करता है, कम करता है। अगर वो अपनी स्पीड को कम ना करे और वो इसी पे मुड़ा दे तो सबको पता है कि इसकी बाइक कहाँ जाने वाली है, आगे जाने वाली है। क्यों, क्योंकि बाइक के अंदर कौन सी आ गई है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। वो चाहता है कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चले, अपने डायरेक्शन को चेंज ना करें। तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा, जब उसी स्पीड के साथ मोड़ेंगे तो आप कहाँ फेंका जाएंगे, बाहर। आएगा समझ, क्यों, क्योंकि बॉडी के पास कौन सा प्रॉपर्टी आ चुकी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई देखो ये प्रॉपर्टी आने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो आज इतने पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।